Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Fudan. I am Dr. Dipankar. I am MBBS MD and co-founder of Fudan as well as educator. Let's start with today's topic, that is overview of different epidemiological designs. So first of all, what is epidemiology? Epidemiology is the study of distribution and determinants of health-related states or events in a specified population and the application of this study to control of health problems. This definition was given by John M. Last in the year of 1988. Then what are the objectives? Objectives are to investigate the etiology of disease and its modes of transmission, determine the extent of disease problems in the community, to study the natural history and prognosis of disease, to evaluate both existing and new preventive and therapeutic measures and modes of healthcare delivery, to provide a foundation for developing public policy and regulatory decisions. Now, what are the components of epidemiology? First one is the disease frequency, जिनको हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं, रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन. तीनों में डिफरेंस क्या होता है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में. ओके, डिजीज फ्रीक्वेंसी में हम क्या बताते हैं कि कितनी मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी होती है डिजीज की वजह से. ओके, क्वांटिफिकेशन करते हैं. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज हम कैसे बताते हैं? इन टर्म्स ऑफ प्लेस, पर्सन एंड टाइम. पर्सन कौन अफेक्ट हो रहा है, प्लेस कहाँ पे हो रहा है और टाइम कब हुआ है या कितने ड्यूरेशन के लिए हुआ है. पर्सन में क्या आएगा, जैसे एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. प्लेस में क्या आएगा, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है. ओके, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे आएगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हैं, सीजनल ट्रेंड्स हैं, कब होता है ये, किस वेदर में होता है, वो सब टाइम पे उसमें आ जाएगा. इफ यू टॉक अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं या फिर डिफरेंट एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन है जिससे हम डिटर्मिनेंट्स को पता करते हैं, जो कि क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, कॉज क्या, इटियोलॉजी क्या है, एटसेट्रा. नाउ दिस इज द बेसिक चार्ट फॉर द बेसिक टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी. तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा टूल यूज में लेना है? सबसे पहले ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है देन इट इज अ रेशियो. एग्जांपल, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है तो हमें देखना है क्या इसमें टाइम भी इंक्लूड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. अगर टाइम इंक्लूड किया जा रहा है देन इट इज अ रेट, एग्जांपल इंसिडेंस रेट. एंड अगर टाइम इंक्लूड नहीं किया जा रहा देन इट इज अ प्रोपोर्शन, एग्जांपल प्रिवलेंस रेट. वापस से रिवाइज करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है या नहीं है. अगर नहीं है देन इट इज अ रेशियो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है तो टाइम इंक्लूडेड है या नहीं है. अगर टाइम इंक्लूडेड है देन इट इज इंसिडेंस रेट, और अगर नहीं है देन इट इज प्रोपोर्शन, प्रिवलेंस रेट. नाउ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन का एल्गोरिथम. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें ये पूछना है, क्या यहाँ पर स्टडी सब्जेक्ट्स को एक्सपोजर दिया जा रहा है थ्रू बाय इन्वेस्टिगेटर. अगर नहीं किया दिया जा रहा है देन इट इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी, और अगर दिया जा रहा है देन इट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी. अब जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं जिनमें एक्सपोजर नहीं है उसमें हमें ये देखना है कि कोई कंपैरिजन ग्रुप है या नहीं है. अगर कंपैरिजन ग्रुप नहीं है देन इट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी. एग्जांपल और टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, केस रिपोर्ट, केस सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी, दैट टू अ डिस्क्रिप्टिव टाइप. अगर कोई कंपैरिजन ग्रुप है देन वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी होगी एनालिटिकल स्टडी, क्योंकि हम कंपेयर करके एनालिसिस करेंगे. ठीक है, तो एनालिटिकल स्टडी को फिर फर्दर कैसे डिवाइड किया है, ऑन द यूनिट ऑफ स्टडी, बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ स्टडी. अगर हम पॉपुलेशन पे करते हैं, किसी ग्रुप पे करते हैं देन इट इज इकोलॉजिकल स्टडी. अगर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कर रहे हैं हम तो हम डायरेक्शन ऑफ स्टडी देखते हैं. अगर डायरेक्शन फ्रॉम एक्सपोजर टू आउटकम है, मतलब एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है, हम टाइम में आगे जा रहे हैं, देन इट इज अ कोहॉर्ट स्टडी. अगर आउटकम हमारे पास ऑलरेडी है, हम वी आर गोइंग बैक इन टाइम एंड एक्सपोजर की तरफ जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव जा रहे हैं, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन इट इज अ केस कंट्रोल स्टडी. एंड अगर एक्सपोजर एंड आउटकम दोनों उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देख रहे हैं देन इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टडी, एनालिटिकल टाइप. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या देखा हमने, कंपैरिजन ग्रुप है या नहीं है. अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव, केस रिपोर्ट, केस सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल. अगर कंपैरिजन ग्रुप है देन एनालिटिकल स्टडी. अगर किसी ग्रुप पे स्टडी कर रहे हैं देन इट इज इकोलॉजिकल स्टडी. अगर इंडिविजुअल पे कर रहे हैं तो टाइम में देखेंगे. अगर उसी पॉइंट की बात करें, उसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें देन क्रॉस सेक्शनल स्टडी. अगर फॉरवर्ड जा रहे टाइम में फ्रॉम एक्सपोजर towards the outcome then it is a cohort study, and if from outcome we are going back in time towards exposure then it is a case control study. Now let's say कि exposure present था towards the study subjects, then it is a type of experimental study. हम एक experiment कर रहे हैं, हम उनको expose कर रहे हैं किसी चीज से, उसके उन पे हम experiment कर रहे हैं, then we will do analysis. तो अगर experimental study है and उसमें unit of study है healthy people then it is a field trial. अगर कम्युनिटी में करते हैं देन इट इज अ कम्युनिटी ट्रायल. एंड अगर पेशेंट्स में कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं. अगर हमने पेशेंट्स को रैंडमली एलोकेट किया देन इट इज रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल. एंड अगर हमने पेशेंट्स को नॉन रैंडमली एलोकेट किया देन इट इज अ नॉन रैंडम कंट्रोल ट्रायल. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सबसे सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने आपको सारी स्टडी डिजाइंस का एक बेसिक ओवरव्यू समझाया. नाउ स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिजाइन. ठीक है, इसमें क्या है कि हम बेस्ट क्वालिटी की तरफ जाने की कोशिश करें. अगर गुड मतलब बैड टू गुड की तरफ जाए हम, तो सबसे जो बेसिक स्टडी होती है दैट इज अ केस रिपोर्ट, observational study, then we have case series, then we have descriptive studies, then we have analytical studies, then experimental studies, and the best ones are systemic reviews and meta analysis. अगर सबसे कोई अपेक्स टाइप ऑफ स्टडी आपसे पूछे कि सबसे बेस्ट स्टडी कौन सी होती है then it is a meta analysis. okay, what are the key principles of epidemiological study? देखिए, हम सबसे पहले कोई भी स्टडी करते हैं ना तो उसमें जो हमारा सैंपल साइज है, सब स्टडी सब्जेक्ट्स है, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं ना डिस्क्रिप्टिव स्टडीज.
हम उसमें फ्रीक्वेंसी बताते हैं, नेचुरल हिस्ट्री बताते हैं, पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स बताते हैं कंडीशन के। फिर जो रिजल्ट्स आते हैं वो अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन को मतलब कुछ टाइम में डेवलप कर देते हैं तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं और एक हाइपोथेसिस जो है ना उसके कॉजेस के बारे में वो बोलते हैं। फिर उस हाइपोथेसिस को हम असेस करते हैं थ्रू एनालिटिकल स्टडीज या फिर आरसीटीज के थ्रू, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के थ्रू। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज से ना हमारे को कोई कंपैरिजन ग्रुप का नहीं पता चलता, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में तो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं हम, तो उसमें हम ना एसोसिएशन नहीं निकाल सकते अलग अलग चीजों में, ठीक है। लेकिन जो कंपेरेटिव स्टडीज है, चाहे वो एनालिटिकल स्टडी हो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो, उसमें हम पॉसिबल कॉजल एसोसिएशंस पता कर सकते हैं, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टडीज, अभी हम बात करें केस रिपोर्ट और केस सीरीज के बारे में। केस रिपोर्ट क्या होता है? सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी या फिर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी इज अ केस रिपोर्ट। इसमें क्या होता है? क्लिनिशियन बताता है कि भाई ये अनयूजुअल डिजीज है या कोई एसोसिएशन है, इसको और स्टडी डिजाइन में आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जैसे कि ये सेंटिनल इवेंट्स की तरह काम करता है, मतलब एक आइसोलेटेड इवेंट की तरह का काम कर सकता है, दैट इज केस रिपोर्ट, ठीक है। इस वो हम यूज में जरूर ले सकते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। देन केस सीरीज, अगर हम मल्टीपल केस रिपोर्ट्स को एक कंबाइन करके कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना दें, दैट इज कॉल्ड केस सीरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है? जिसमें सारे जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनके सिमिलर डायग्नोसिस है, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में हमने जाना, ठीक है। While a single unusual case might not trigger an investigation, a series adds to concern and leads to vigorous analytical और experimental research, ठीक है। इससे हमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के बारे में पता चलता है या फिर किसी इंटरवेंशन के इफेक्ट के बारे में। यूनिक फीचर क्या होता है? कैन कन्वीनियंटली कंस्टिट्यूट द बेस ग्रुप फॉर ए सब्सिक्वेंट केस कंट्रोल स्टडी। अगर हमने कोई केस सीरीज कर लिया बहुत सारे, हमने केस रिपोर्ट्स बनाई, फिर हमने उस केस रिपोर्ट्स को कंबाइन करके सीरीज बना दी, तो डेफिनेटली हम केस कंट्रोल स्टडी में उनको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। एंड इट मे रिमेन द सोल स्टडी डिजाइन फॉर वेरी रेयर डिजीजेस वेयर फर्दर रिसर्च इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लो केस नंबर्स। दैट्स आपने डिसाइड किया कि आप एक कोहॉर्ट स्टडी करेंगे, लेकिन वो जो डिजीज है वो इतनी रेयर है, इतनी रेयर है कि उसके आपको इसलिए केसेस ही नहीं मिलते हैं, तो डेफिनेटली आप उसे केस रिपोर्ट बनाएंगे, केस सीरीज बनाएंगे। तो ये इसका यूनिक फीचर है कि जो बहुत रेयर डिजीजेस हैं उन पे जब फर्दर रिसर्च पॉसिबल नहीं हो पाती तो हम केस सीरीज उस पर बनाते हैं। What are the advantages of case series? It is useful for hypothesis generation, informative for very rare diseases with very few established risk factors. What are the disadvantages? We cannot study cause and effect relationships. We cannot assess the disease frequency, and we cannot prove that exposure to a suspected risk factor causes a health outcome because they lack an appropriate comparison or control tool. ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो है समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डेफिनेटली टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको सबसे सिंप्लीफाइड मैनर में वो कंसेप्ट समझाऊं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली कमेंट्स में वो टॉपिक मेंशन कर सकते हैं, बना दूंगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज।